हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बेदर्द पिया एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कबीर को कुछ भी करके ब्लैक कोबरा तक पहुंचना था और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने कॉलेज में स्टूडेंट बनकर जाने का सोचा। उसने अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया और बन गया बस 22 साल की स्टूडेंट जैसा। और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया और उसने अपने नए नाम तपन कपूर के साथ एंट्री की। आज सभी लड़के और लड़कियों में ये बातें हो रही थी कि कॉलेज में एक बेहद ही हैंडसम और चार्मिंग लड़का आया है जो बहुत ही रिच है और वह अभी भी बैचलर है और वह लड़कियों से ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। जब ये सारी बातें रागिनी ने सुनी तो वह भी उस लड़के को देखने वहाँ पर आ गई। सभी लोगों के बीच में खड़ी रहकर वह भी तपन का इंतजार कर रही थी। अचानक ही एक लैम्बोर्गिनी कार आकर रुकी और उसमें से वह हैंडसम लड़का तपन कपूर बाहर निकला। रागिनी तो उसको देखती ही रह गई। तपन ने भी तिरछी नज़र से रागिनी को देख लिया था। तपन अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कार पर एक लड़की की मीठी आवाज़ आती है, मेरा नाम रागिनी है और तुम्हारा? रागिनी ने अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाया। मैं अजनबी से बात नहीं करता और लड़कियों से तो कभी भी नहीं करता, बोलकर वह आगे बढ़ गया। बड़े ही अभिमानी हो तुम। एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती है और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। रागिनी ने उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। तुमको किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो? और मैंने अभी ही कहा तुमसे कि मैं लड़कियों से तो बिल्कुल ही बात नहीं करता हूँ, तपल ने रूडली आवाज़ में जवाब दिया। अजीब हो यार तुम। कॉलेज का हर एक लड़का मेरे साथ बात करना चाहता है, हर कोई मेरे साथ बात करना चाहता है। तुम हो कि मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते हो। तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, बोलकर रागिनी तपन के सामने खड़ी रह गई और उसे देखने लगी। तुम्हारी शायद याददाश्त कमज़ोर है क्या? तुमको यदि खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो? तपन ने बेरुखी से मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं रागिनी मल्होत्रा, रणवीर मल्होत्रा की बहन हूँ। उसको यदि मैंने तुम्हारे बारे में कहा ना तो तुम्हारा तो वह हाल करेंगे कि तुम कभी दिन के उजाले में भी सामने आने से डरोगे, रागिनी ने धमकी भरे अंदाज में कहा और वह जाने लगी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है ये तो कहती जाओ और अपने भाई से कब मिलवाओगी? तपन ने रागिनी को रोकते हुए कहा। मेरा नाम कहा तो था रागिनी, और जब भैया यूरोप से आ जाएंगे तब मिलने ज़रूर ले जाऊंगी, रागिनी ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, मुझे अपना मोबाइल नंबर देती जाना और मैं तुमको कल मिलूंगा क्योंकि आज मुझे अभी बहुत काम करने बाकी है, तपन ने कहा। ठीक है तपन, मैं तुमको कल मिलने ज़रूर आऊँगी, रागिनी ने कहा। तपन के लिए तो रागिनी एक जरिया था ब्लैक कोबरा तक पहुंचने का। वह अपनी पहली चाल चल चुका था और रागिनी को उसने उसमें फंसा लिया था। रागिनी के लिए तो तपन अपने सपनों का राजकुमार था। वह तपन को प्यार करने लगी थी। वह दोनों रोज मिलते और बहुत सारी बातें करते और साथ में घूमने भी जाते। पूरे 3 महीने बीत गए थे। तपन ने रागिनी का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था और उसके लिए अब मल्होत्रा अंपायर में घुसना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो इंतजार था कि कब वह ब्लैक कोबरा को मिले और उससे अपना बदला ले। तपन भैया अगले महीने आने वाले हैं। मैं तुमको उनसे मिलाने तुरंत ही लेकर जाऊंगी और तुम भी भाई से सीधा मेरा हाथ मांग लेना तपन। रागिनी ने तपन की बाजू में अपना एक हाथ डालते हुए उसे सीने में अपना झुकते हुए कहा। ओके मेरी जान, मुझे भी बड़ी ही जल्दी है मेरी जान को मेरी बनाने की, तपन ने रागिनी के सिर को चूमते हुए कहा। तपन, क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगे? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रागिनी ने तपन को प्यार भरी नज़रों से कहा। रागिनी, क्या तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं भी तुम्हारे भाई का ही इंतजार कर रहा हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलकर कबीर ने रागिनी के होठों के ऊपर एक हल्का सा किस करते हुए कहा। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समा गए और फिर दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। दूसरी तरफ ब्लैक कोबरा अपने ब्लैक के धंधों का सेटलमेंट करके आ जाने वाला था। रागिनी ने पूरे घर को सजाया हुआ था। वह जानती थी कि उसके भाई को घर की सजावट बहुत ही पसंद थी। मयंक को भी आज नए कपड़े पहनने को
लिए गए थे वह भी समझ गया था कि उसका बड़ा भाई आने वाला है और वह उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएगा और वह सभी बहुत बहुत महंगे होंगे। मैंग पूरा 23 साल का था और उसका दिमाग किसी बच्चे के जैसा था। दोपहर के बाद ब्लैक कोबरा का अपना प्राइवेट प्लेन लैंड हुआ और उसने उसमें से 6 फीट 6 इंच की हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, दुबला पतला शरीर, मरोड़दार भावे, पतले होठ और मस्कुलर बॉडी और हैंडसम था। वह अपने दुबले कदमों से लंबे डग बढ़ाते हुए बाहर आया और आकर अपनी BMW कार में बैठ गया। दूर से ही कबीर के बॉडीगार्ड्स ने भी उसे आते हुए देख लिया था और चुपके से उसकी फ़ोटो निकाली और फिर कबीर के मोबाइल पर सेंड कर दी। कबीर ने देखा तो वह शॉक्ड हो गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला कि ये है ब्लैक कोबरा। ये कैसे हो सकता है? आखिर मयंक कैसे पागल हुआ? किसका बदला लेने निकला है ये? आखिर क्या बात है जो ये सीधा साधा लड़का अचानक ही ब्लैक कोबरा के नाम से मशहूर हो गया? जब कबीर ने उसे देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, रणवीर। ये ब्लैक कोबरा है। ये लड़का कभी एक मक्खी भी नहीं मार पाता था, वह इतना बड़ा गैंगस्टर है। कबीर और रणवीर कॉलेज के फ्रेंड थे। रणवीर खुद में ही खोया खोया रहता और सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। कबीर, विवान और जिमी ही उसके फ्रेंड थे। उसकी मॉम तो उसकी बहन को जन्म देते ही मर गई थी और उसके पापा का किसी ने खून कर दिया था। तब वह बहुत ही रोया था। तब कबीर, विवान और जिमी ने ही उसको संभाला था और फिर वह धीरे धीरे उस गम से बाहर आया था। बाद में सभी दोस्त अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अलग हो गए थे। कबीर ने अपने सोर्स को रणवीर की इन्फॉर्मेशन निकालने को कह दिया था। उसने रागनी को काफ़ी हाउस में मिलने बुलाया। आज मैं बहुत ही खुश हूँ तपन, आज भाई आ गए हैं। मैं भाई से कल अपने बारे में बात करूँगी। मुझे पूरा यकीन है भाई मना नहीं करेंगे, रागनी ने खुश होते हुए कहा। मुझे अभी शादी नहीं करनी है रागनी, तपन ने कहा। मुझे भी पता है जान, मगर भाई से तुम एक बार मिल तो लो, रागनी ने तपन को मनाते हुए कहा। ठीक है रागनी, मैं तुम्हारे भाई से ज़रूर मिलूंगा, कबीर ने कहा। कबीर पिछले 6 महीने से रागनी के साथ था। उसने महसूस किया था कि रागनी उससे सच्चे दिल से प्यार करती है। कुछ हद तक तो वह भी रागनी को पसंद करने लगा था। उसके मन में भी रागनी के लिए कुछ तो ज़रूर था, मगर वह उस जज्बात को महसूस करने से डरता था क्योंकि वह शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। कबीर रागनी की बातों को सुन रहा था, उसकी खुशी को भी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए वह खुद भी चाहता था कि वह रागनी को अपने गले लगा ले, उसे अपनी बाहों में भर ले, मगर फिर वह अपने आप को ये सब करने से रोक लेता था। शाम को कबीर के सोर्सेस ने रणवीर की सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे दी। रणवीर के पापा की मौत के बाद उसका पूरा बिजनेस घाटे में चला गया था। रणवीर के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। रणवीर ने अपना सब कुछ बेच दिया और कर्ज को पूरा कर दिया, मगर फिर उसको रहने की और खाने की पीने की भी तकलीफ पड़ने लगी। तभी उसे मिला ब्लैक कोबरा का लीडर अरविंद गुजराल और उसके साथ काम करते करते वह बन गया खुद ही अपनी नई पलटन का लीडर। ब्लैक कोबरा अरविंद गुजराल की बेटी आरोही उसकी चाहत थी, मगर आरोही को तब राहुल खन्ना से प्यार था और उन्होंने उनके साथ शादी भी कर ली थी। तब रणवीर को बहुत सदमा पहुंचा था। कुछ दिन तो वह उस गम से उभर ही नहीं पाया था। फिर उसने एक दिन निशा को देखा और बस देखता ही रह गया। उसने निशा के घर वालों को बताया कि वह निशा को प्यार करता है और वह उसके साथ शादी करना चाहता है। तब निशा के पापा ने उसके पास बहुत बड़ी रकम मांगी और कहा था, मेरी बेटी यूं ही किसी को भी मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसके लिए पहले आपको दाम लगाने होंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी करूंगा, निशा के पापा ने कहा। तब रणवीर ने निशा के पापा को बहुत सारी रकम देकर खरीदा था। उसके बाद निशा उसके साथ 2 साल थी, मगर निशा को रणवीर पसंद नहीं था, इसलिए रणवीर निशा के साथ कभी कभी ज़बरदस्ती करता था। मगर एक दिन जब वह बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया, तब मौका देकर निशा रणवीर की कैद से भाग गई। रणवीर ने निशा को बहुत ढूंढा, मगर उसे निशा कहीं भी नहीं मिली थी। निशा के गम को भुलाने के लिए उसने खुद को बिजनेस में इतना डुबा दिया कि उसे ये भी एहसास नहीं रहा कि उसके भाई बहन किस दिशा में जा रहे हैं। आखिर में मयंक को नशे की ऐसी लत लग गई थी कि उसने उसे ही अपना सच्चा प्यार समझ लिया था। जब रणवीर को पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। मयंक को जितना वह नशा करने से रोकता था, वह उतना ही नशे की तलब के लिए खुद को मारने की भी कोशिश की थी। मगर धीरे धीरे मयंक ने अपने दिमाग के ऊपर से उसका कंट्रोल खोने लगा और आखिर में वह पागल हो गया। जब ये सब समझ में आया तब तक बहुत देर हो गई थी। मयंक पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके पापा का खून अरविंद गुजराल के कहने पर ही किया गया था और रणवीर
आज भी इस बात से अनजान था। रणवीर ने भी जब से निशा को खोया था वह फिर से टूट गया था, मगर उसे निशा भी नहीं मिली थी। वह अभी खुद को गम में डुबोकर रागिनी की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को बिजनेस में डुबा दिया। रणवीर की लाख कोशिशों के बाद भी मयंक में कोई बदलाव नहीं आया। अब वह मयंक को खुद से दूर रखना नहीं चाहता था, इसलिए मयंक को उसने कभी खुद से दूर नहीं किया। और तब रागिनी छोटी थी और रणवीर के दिल का वह टुकड़ा थी। रणवीर ने रागिनी को कभी किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था। वह अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। कबीर की आंखें थोड़ी नम हो गई। रणवीर के लिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। रणवीर जैसे सीधे और भोले इंसान को अरविंद गुजराल ने एक गैंगस्टर बनाकर छोड़ दिया। आरोही ने ना जाने कितनी की जिंदगी को बिगाड़ा था। आखिर अरविंद गुजराल ने रणवीर के पापा को क्यों मार डाला? कबीर ने अपने सोर्सेस से और भी इंफॉर्मेशन मिले तो लेकर आए, ऐसा कह दिया, क्योंकि अरविंद गुजराल ने ही उसके मॉम और डैड को मरवाया था। आखिर क्यों? अरविंद गुजराल ने उसके मॉम डैड को भी मारा था। आज कबीर का ये सब कुछ सोच सोच कर सिर दर्द से फटा जा रहा था। कबीर का सिर दर्द हो रहा था। वह खड़ा हुआ और क्लब में चला गया। वह एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी कबीर की नज़र रागिनी के ऊपर गई। रागिनी ने बहुत सारी ड्रिंक की हुई लगती थी। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे और उसके फ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। रागिनी को इधर उधर छू रहे थे। रागिनी नशे में थी, मगर वह ये सारी हरकतों से डर गई थी और उन सभी लड़कों से वह दूर जाने लगी। मगर एक लड़का अचानक ही रागिनी को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे चिपक चिपक कर जबरदस्ती डांस करने लगता है। रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह नशे में होने के बावजूद भी उस लड़के को थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह रागिनी को अपने कंधों के ऊपर उठा लेता है और उसे वहाँ से अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। रागिनी उसे पीछे से अपने छोटे छोटे हाथों से पीठ के ऊपर मार रही थी और वह लड़का उसे अपने कमरे में लाकर बेड के ऊपर पटक देता है। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा, मगर नशे में धुत उस लड़के ने रागिनी की टॉप को खींच कर फाड़ दिया और उसके सामने अब रागिनी ऐसी थी। वो लड़का रागिनी की तरफ आगे बढ़ने लगा और रागिनी अपने आप को ढकती उससे दूर जाने के लिए अपने कदम पीछे कर रही थी, मगर अब तो पीछे दीवार आ गई थी। तो उस लड़की ने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, देखो मुझे जाने दो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर नशे में धुत हुआ लड़का आगे बढ़ता ही जा रहा था और रागिनी को एक ड्रग्स का इंजेक्शन जबरदस्ती लगा दिया और फिर वह रागिनी को अपनी गोद में उठाकर बेड के ऊपर लेकर लेटा दिया और वह भी अपनी शर्ट उतारकर रागिनी के ऊपर कूद पड़ा। अचानक से हुए इस हमले से रागिनी बिल्कुल ही तैयार नहीं थी और वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर कबीर जल्दी से उस कमरे का डोर अनलॉक करता है। उसने देखा वह लड़का रागिनी के ऊपर लेटा हुआ उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का रागिनी को चूमता उसके पहले ही कबीर ने उसको पीछे से अपनी तरफ खींचा और फिर उसका सारा नशा उतार कर रागिनी को उसके चंगुल से बचा लेता है। कुछ ही मिनट में पुलिस वहाँ पर आ गई और उस लड़के को पकड़ लेती है। अब उस कमरे में रागिनी और कबीर के सिवा और कोई भी नहीं था। रागिनी को कबीर ने अपना ओवर कोट निकाल कर पहना दिया और उसको अपनी गोदी में उठाकर वह होटल से बाहर आ गया। रागिनी ने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल दिए थे और उसे के सीने में अपना छोटा सा सिर छुपा दिया था। कबीर रागिनी को अपने घर लेकर आया और उसे बाथरूम में जाकर चेंज करने को बोलकर वह खुद वॉशरूम में चला गया। रागिनी को अब जो ड्रग्स दिए गए थे वह धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा था। रागिनी अपने हाथों से अपने कपड़ों को खींच कर निकालने की कोशिश करने लगी। तभी कबीर भी बाथरूम से बिना शर्ट के बाहर निकलता है। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसकी खुली और मस्कुलर बॉडी और भी निखर रही थी। रागिनी को तो कुछ भी होश नहीं था। वो कबीर के करीब आई और उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालकर झूलते हुए बोली, तपन, इतने दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। और तुमको किस करनी है? रागिनी ने कबीर के करीब जाते हुए कहा। रागिनी, तुम जाकर अभी सो जाओ, हम कल बात करेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कबीर ने रागिनी को संभालते हुए कहा, मगर रागिनी ने कबीर की कोई बात नहीं सुनी और उसको अपने साथ बेड के ऊपर खींच लिया। रागिनी के ऐसा करते ही कबीर ने जो टॉवल लपेटा था वह भी हल्का सा सरक गया और अब वह रागिनी के ऊपर आकर गिरा हुआ था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल में रखा था, क्योंकि जब से निशा प्रेग्नेंट हुई थी तब से वह निशा के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और अभी 6 महीने से निशा लंदन में थी, तो कबीर को कभी मौका नहीं मिला था निशा के साथ
ये सब पल बिताने का। रागिनी ने कबीर के खुले और सुडौल बदन पर अपने हाथ को फेरना शुरू किया। कबीर को महसूस हुआ कि उसके शरीर में भी कुछ हलचल जरूर होने लगी है और अब वह खुद के ऊपर रखा हुआ कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगा है और उसके हाथ भी रागिनी के पूरे बदन पर चल रहे और वह रागिनी को बेतहासा चूमने लगा था। रागिनी भी कबीर को पूरा साथ दे रही थी। रागिनी के होठों के ऊपर कबीर ने अपने होठों को रख दिया और फिर दोनों ही लिप किस में खोने लगी। कबीर ने रागिनी को उसके कॉलर बोन पर एक लव बाइट कर दिया। रागिनी ने भी कबीर के होठों को चबाते हुए उसके गले पर एक बाइट कर दिया था। कबीर और रागिनी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। पूरे कमरे में मदहोशी भरी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। दोनों की तेज सांसें चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। आखिर में दोनों ही एक दूजे में समा गए और रागिनी और कबीर की मदहोशी भरी रात बीत गई। पूरे 1 घंटे तक वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए रहे। आखिर में जब दोनों ही थक गए तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। रागिनी ने आज खुद को कबीर के हवाले कर दिया था और अपना प्यार कबीर को महसूस करवा दिया था। कबीर ने भी रागिनी को अपनी बाहों में समा लिया था और पूरी तरह रागिनी का हो गया था। कबीर ने रागिनी को प्यार से देखते हुए कहा, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ रागिनी, मुझे कभी धोखा नहीं देना रागिनी। कबीर ने रागिनी के दोनों हाथों को प्यार से पकड़ते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तपन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगी। रागिनी ने भी प्यार से कबीर को देखते हुए कहा। कबीर ने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों के ऊपर अपने होठों को रख दिया। कबीर और रागिनी की नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही थी। अब तो रागिनी हर रात कबीर के बिस्तर पर ही मिलती थी। उसके दिल में सिर्फ कबीर था। यदि धोखा हो भी रहा था तो रागिनी के साथ और बेवफाई हो रही थी निशा के साथ। कबीर रागिनी को चाहने लगा था। वह खुद भी जानता था कि जिस दिन निशा को पता चलेगा उस दिन उसकी ज़िंदगी बिखर कर रह जाएगी, मगर वह रागिनी के बगैर भी नहीं जी सकता था। एक दिन रागिनी और कबीर एक दूसरे के साथ बाहों में लिपटे हुए और चूम रहे थे। दोनों ही कपड़ों के लगभग नाके बराबर थे और एक ब्लैंकेट में समाये हुए थे और दोनों की ही सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। तभी कबीर को महसूस हुआ कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे घूरते हुए गुस्से से देख रही थी। वह समझ गया कि वह और कोई नहीं निशा है। वह जल्दी से खड़ा हुआ और वहीं पर रखा अपना बाथरोब पहन लिया और निशा को देखकर हकलाते हुए बोला, निशा निशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं। कबीर ने नज़रों को चुराते हुए कहा। तब तक रागिनी भी अपने कपड़ों को पहनकर बाहर हॉल में आ चुकी थी। उसने देखा कि निशा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। यदि वह खुद भी लड़की होकर उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सकी तो फिर कबीर तो एक मर्द है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी के कान में निशा के कबीर को थप्पड़ मारने की आवाज़ आती है और कबीर का हाथ अपने गाल पर नजर आता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड थे कि आखिर ये क्या हो गया। मेरी बात तो सुनो निशा, कबीर ने निशा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। जो भी समझाना था और देखना था मैंने वह सब कुछ ही समझ लिया और देख भी लिया। कबीर निशा ने कबीर के हाथ को खुद की बाजू से हटाते हुए कहा, ये कौन है तपन? रागिनी ने जानबूझकर जलते में घी डालने के लिए पूछा। पहली बात तो ये कि ये कबीर कपूर है और दूसरी बात ये बेवफा मेरा पति है, निशा ने चढ़ते हुए कहा। तुम कबीर कपूर हो? वो कबीर कपूर जिसके नाम से बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कांपता है? रागिनी ने कबीर को गुस्से से देखते हुए पूछा। कबीर ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वह जानता था कि कसूर उसका ही है और उसकी भूल ही वह सजा पा रहा है। बोलो, रागिनी ने गुस्से से कबीर को थप्पड़ जड़ दिया। और तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम एक आम इंसान हो, तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो और तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। रागिनी ने कबीर को गुस्से से देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मैं तुमको बहुत ही प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने तुमको ये झूठ कहा था। मुझे माफ़ कर दो, कबीर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। आज तक हमारे बीच जो भी था वह सिर्फ दिखावा था कबीर। हमारी शादी, हमारा बच्चा, क्या ये सब दिखावा था? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों कबीर? मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई की थी तुमने। क्यों कबीर? बोलो कबीर, क्या कसूर था मेरा? बोलो कबीर। बोलकर निशा वहीं घुटनों के बल पर बैठ गई और फिर रोते हुए बोली, 2 साल पहले मुझे जब राहुल ने धोखा दिया था तब तुमने उसे कैद कर लिया था। रोहन ने जब मुझे छोड़ने की और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो तुमने उसे भी कैद कर लिया। जब रेहान ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो तुमने भी उसे कैद कर लिया। जिसने भी मेरे साथ कुछ भी गलत किया उसको तुमने जीते जी नरक दिखा दिया, मगर आज तुमने ही मुझे धोखा दिया है। तो बोलो कबीर, मैं तुमको क्या सजा दूँ? क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? कबीर, निशा ने गुस्से से कबीर को और 2-3 थप्पड़ मारते हुए पूछा।
पूछा। मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ निशा। कबीर ने माफ़ी मांगते हुए कहा। क्यों कबीर, क्यों माफ़ कर दूं? ताकि तुम रागिनी के साथ भी वही करो जो मेरे साथ किया है। बेवफाई, निशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। धोखा या बेवफाई? रागिनी ने भी कबीर को गुस्से से भरी नज़रों से देखते हुए कहा। रागिनी, निशा मैं मानता हूँ रागिनी, निशा मैं मानता हूँ कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ही गलत किया, मगर मुझे एक मौका तो दीजिए खुद को बेगुनाह साबित करने का। और मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, ये सच्चाई बताने का। कबीर ने निशा और रागिनी को देखते हुए कहा। निशा तुम्हारी बीवी है कबीर, वह भी मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, और तुम्हारे बच्चे की मॉम है। फिर भी तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा। मैं तो इन सभी बातों से अनजान थी, मगर तुमने जो भी किया है वह सब कुछ जानबूझकर किया है। तुमने मुझे धोखा दिया और निशा के साथ तो धोखा भी किया है, और उसके प्यार का अपमान करके उसके साथ बेवफाई भी की है। निशा यदि माफ़ करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कबीर, मगर मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल ही नहीं करना कबीर। रागिनी ने कबीर को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो निशा, कबीर ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा। कबीर, ये भूल यदि मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? यदि हाँ तो मैंने भी तुमको माफ़ किया, कबीर ने निशा को देखते हुए पूछा। निशा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो सज़ा दोगी मुझे वो मंजूर होगा, बस मुझे माफ़ कर दो, कबीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भूल की माफ़ी होती है कबीर, मगर गुनाह की माफ़ी नहीं होती। निशा ने कबीर को वहीं पर छोड़कर जाते हुए कहा। रुक जाओ निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो निशा, मुझे सिर्फ एक मौका दो निशा, कबीर ने रोते हुए कहा। निशा कबीर को छोड़कर बाहर निकल गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया और निशा को रोकते हुए बोला। निशा मुझे एक मौका तो दो मेरी बात करने का। कबीर ने निशा के बाजुओं को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा। छोड़ो मेरा हाथ कबीर, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी है। तुम भी उन तीनों जैसे ही निकले धोखेबाज। बोलकर निशा कबीर के हाथों से अपनी बाजू को उड़ाकर आगे बढ़ गई और एक कैब में बैठकर वह चली गई। कबीर वहीं पर खड़ा बस रोता हुआ बोलता रहा कि मुझे एक मौका तो दो निशा, मगर निशा कबीर को छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। निशा सीधा कपूर विला आई और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई। उसने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा और चली गई। वह सीधा उस कमरे की तरफ आगे बढ़ गई जहाँ पर राहुल को कैद करके कबीर ने रखा हुआ था। निशा को अपने सामने देखकर राहुल शॉक्ड था। वह कुछ भी बोलता या कुछ भी समझता उसके पहले ही निशा उसको लिपट गई और फिर बोली। एक तुम्हारी लालच और धोखे ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है राहुल। क्या कमी थी मेरी चाहत में जो तुमने जानवी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था? बोलो राहुल, बोलो। निशा ने राहुल की शर्ट को अपने आंसुओं से गीला करते हुए पूछा। मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं नहीं जानता था कि सिर्फ मेरी एक लालच और एक गलती का इतना बुरा अंजाम आएगा। मैं सच कहता हूँ निशा, मुझे जानवी ने फंसाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमको ही प्यार किया था, मगर मेरी लालच के सामने अपनी सच्ची चाहत को भूल गया और इतना बड़ा गुनाह कर बैठा। राहुल ने निशा के बालों को सहलाते हुए कहा। आज आखिरी बार मिलने आई थी राहुल, आज भी मैं तुमको चाहती हूँ ये नहीं कहूँगी, मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने तुमको माफ़ किया। मुझे खुशी होगी यदि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे और एक खुशहाल ज़िंदगी प्रसार करोगे तो। निशा ने राहुल को प्यार से देखते हुए कहा और वह वहाँ से बाहर निकल गई। निशा और राहुल दोनों अनजान थे कि कबीर ने उनकी बातों को सुन लिया है। कबीर को निशा की एक एक बात याद आने लगी। इतनी बड़ी विला में कबीर आज बिल्कुल ही अकेला रह गया था, क्योंकि दादाजी भी 1 महीने की यात्रा के लिए निकल गए थे। आज कबीर फिर से अकेला और तनहा था, और वह आज बहुत दुखी भी था। पूरे 3 साल बाद आज वह फिर से कपूर विला में से क्रूएल कबीर कपूर बन गया था। वह आज फिर से अकेला हो गया था और बहुत ही दुखी था। उसने विस्की की बोतल हाथ में उठाई और पियानो बजाते हुए वह आज फिर से गाता है। किस्मत ने जाने ऐ दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेला, किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपने जख्म दिखावा, जो बीत गया है मुझ पे मैं जानूं या दिल जाने। हाय रब्बा कोई दर्द न जाने मेरा, कोई दर्द न जाने मेरा, हाय रब्बा कोई दर्द न जाने मेरा। कच्ची सी आँच की डोरी एक पल में टूट गई, ये अपनी की खुद गर्जी खुशियाँ मेरी लुट गई। इस राह वफा में पाई हर मोड़ फ़कत रुसवाई, जो मंजर की चाहत थी रास्ते में ही छूट गई। सोना मन का आंगन है ये कैसा खालीपन है, मेरे अंदर है तन्हाई, ताहिर है वीराने। हाय रब्बा कोई दर्द न जाने, कोई दर्द न जाने, कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है।
ये सोच के दर्द सहूँ मैं, इस डर से कुछ न कहूँ मैं, ये दिल के रिश्ते पल में हो जाए ना बेगाने। कतरा कतरा आँखों से क्यों बहती है मजबूरी, जो दुआएं मांगी है वो भी जाने कब होगी पूरी। हाय रब्बा हाय रब्बा। आज कबीर फिर से अकेला हो गया था और आज उसकी संभालने वाली उसकी निशा ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वह विस्की की बोतल पिए जा रहा था। तभी वहां पर विवान आता है और कबीर को संभालते हुए बोला, कबीर क्या चाहता है तू? क्यों खुद को तकलीफ देकर दूसरों की खुशियाँ चाहता है तू? निशा को क्यों नहीं बता दिया तुमने ब्लैक कोबरा का सच? क्यों चाहने लगा तू रागनी को? बोल कबीर, आखिर क्यों कर रहा है तो ये सब? विवान ने कबीर के हाथ से बोतल लेते हुए पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो विवान? चले जाओ यहाँ से और सब छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। जाओ तुम भी सभी के साथ, तुम भी जाओ विवान। कबीर ने विवान को गुस्से से कहा, मैं कैसे चला जाऊं दोस्त? तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। तुम क्यों अकेले सब कुछ सह रहे हो? बता क्यों नहीं देती सारी सच्चाई निशा को? विवान ने गुस्सा करते हुए कहा। विवान मेरे दोस्त, बचपन से मुझे क्या मिला है? दोस्त, धोखा और नफरत, और आज भी मुझे वही मिला है। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। देख, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ मैं। इतना बोलते बोलते ही कबीर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा। विवान ने उसे उठाया और बेड पर लेटा दिया और फिर डॉक्टर को कॉल कर दिया और वह कबीर की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कबीर को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया निशा को, क्यों किया खुद से निशा और अपने बच्चे को खुद से दूर। मगर मैं चुप नहीं रहूँगा कबीर, मैं निशा को सारी सच्चाई बतला कर ही रहूँगा। वह मन ही मन सोच रहा था और कबीर के पीले पड़े हुए कमजोर से चेहरे को देखने लगा। विवान ने कबीर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह सीधा निशा को मिलने आया, मगर उसे पता चला कि निशा तो किसी को कुछ भी बताए बगैर अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई है और बस एक खत कबीर के नाम पर छोड़ कर गई है। विवान को यह सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा था, मगर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह अपने सोर्सेज को निशा और बच्चे का पता लगाने को बोलकर वहां से निकल गया। आखिर तुम कहाँ चले गई निशा? मैं तुमको कहाँ ढूंढूं? क्या किया ये तुमने? आखिर एक बार तो कबीर को मौका दिया होता अपनी सफाई देने का। क्यों कुछ भी सुने बगैर चली गई तुम निशा? बोलते हुए विमान वहीं घुटनों के बीच सिर को छुपाए हुए बैठ गया। आज वह खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ कबीर ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वह खुद को बर्बाद करके ही दम लेगा। वह नशे में पूरी तरह डूब गया था। विवान और जिबी ने उसको संभाला था। वह भी जानते थे कि कबीर निशा को दीवानों की तरह प्यार करता है, मगर उस लेटर के वह कुछ शब्द ने कबीर के दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उस लेटर में लिखा था, मैंने तुमको एक डेविल से इंसान बनाया, तुम तो बंजर और वीरान धरती थे। मैंने तुमको अपने प्यार से सींचा और गुलिस्तान बनाया, मगर तुमने तो मेरा वजूद ही मिटा दिया। मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जा रही हूँ और हो सके तो मुझे भूल जाना। मैं जा रही हूँ, कभी सामने नहीं आना। लेटर को पढ़ते ही कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल पर बैठकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ निशा, मैं जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बिना। मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दो निशा, लौट आओ निशा, मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। मुझे छोड़कर ना जाओ जान, मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। कबीर रोता रहा, मगर उसके इस पुकार को सुनने वाली तो चली गई थी। विवान ने कबीर को संभाला और उसको पानी दिया और फिर वह बोला, कबीर तुम फिक्र मत करो, निशा को हम सब मिलकर ढूंढेंगे। विवान ने कहा, नहीं विवान, निशा बहुत ही जिद्दी लड़की है। वह यदि मुझसे रूठ कर चली गई है तो उसका मतलब है कि वह मुझसे सच में ही नाराज है और वह कभी नहीं आएगी लौट कर। मैं जानता हूँ उसे विवान। कबीर ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, कबीर हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। निशा भी जरूर आएगी, वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि अभी रणवीर बाहर ही है। विवान ने समझाते हुए कहा, कहाँ ढूंढूं मैं निशा को विवान? कबीर ने अकड़ते हुए पूछा, पहले तुमको रागनी को मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा कबीर, वही है जो तुमको रणवीर तक पहुंचा सकती है। विवान ने कहा, रागनी तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती, मैं उसे कैसे समझाऊं? और कसूर मेरा है तो मैं क्या समझाऊं उसे? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कबीर ने अपने दोनों हाथों की हथेली में अपने मुंह को छुपाते हुए कहा, रागनी को तुम्हारे पास लेकर मैं आऊँगा कबीर, मगर तुमको उसे समझाना होगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था। विवान ने कहा, ठीक है विवान, मैं कोशिश जरूर करूँगा, बोलकर कबीर खड़ा हुआ और बाहर निकल गया।
विवानी अपने दोस्त के दर्द को अच्छे से समझता था। वह भी जानता था कि निशा को मनाना इतना आसान नहीं होगा, मगर अभी कोई रास्ता उसे भी नहीं सूझ रहा था। वह भी खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ निशा वापस लंदन आई और अपने सास और ससुर को सारी बातें बताई। फिर वह अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भी निकल गई। कबीर जानता था कि निशा अभी बहुत गुस्से में है, वह अभी उसकी एक भी बात नहीं सुनेगी। इसलिए उसने राहुल को अपनी कैद से आज़ाद कर दिया और उसे निशा को ढूंढने की और उसे संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी। तुम क्या समझते हो कबीर कि निशा मुझे मिल जाएगी और वह खुशी खुशी मेरे साथ चल देगी? नहीं कबीर कपूर, वह लड़की एक बार किसी को माफ़ कर दे, मगर धोखा देने वाले को वह कभी भी माफ़ नहीं करती, राहुल ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? कबीर ने चिढ़ते हुए पूछा। मैंने भी तो निशा को खो दिया था। वह यदि मुझे मिल भी गई तो वह कभी मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेगी। और तुम कहते हो कि मैं उसे संभालूं? किस हक से कबीर? राहुल ने पूछा। मैं जानता हूँ राहुल कि निशा तुमको या मुझको कभी माफ़ भी नहीं कर पाएगी भी या नहीं। मगर अभी उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कबीर ने राहुल को समझाते हुए बोला। ठीक है कबीर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, राहुल ने आखिर कबीर की बात को मानते हुए कहा। तभी कबीर के मोबाइल की रिंग बजी। कबीर ने देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पर पापा शो हो रहा था। कबीर ने अपने आंसू को पोंछा और कॉल पिक कर लिया। बोलिए पापा, कबीर ने कहा। बेटा, निशा सूरज को लेकर लंदन छोड़कर चली गई है। मेरे सोर्सेस ने पता लगाया है कि वह अभी अमेरिका में है, कबीर के पापा ने कहा। पापा, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी दुनिया ही लुट गई है। कबीर की आंखों में फिर से आंसू उभर आए थे। बेटा, तुमको हिम्मत रखनी होगी। निशा ने बरसों से बिछड़े हमारे परिवार को एक किया है। उसने तुमको एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। बेटा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। निशा को अभी समझने के लिए और संभालने के लिए वक्त चाहिए। तुम अपनी कैद को पूरा करो और हाँ, रागिनी को भी सब कुछ सही सही बता दो। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना और दादाजी का ख्याल रखना। मेरे सोर्सेस निशा के ऊपर अपनी नज़र रखे हुए हैं, बोलकर कबीर ने पापा की कॉल को कट कर दिया। कबीर कुछ मिनट तक फ़ोन को ही घूरता रहा, फिर आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाता हुआ गुस्से से बोला। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो निशा। रणवीर कबीर के बचपन का दोस्त था, मगर रणवीर ने हमेशा ही सब कुछ शॉर्टकट में हासिल करना चाहा और चल पड़ा गुनाहों की अंधेर गलियों में। उसका छोटा भाई मैंग बहुत ही भोला और सीधा था। रागिनी की जिम्मेदारी भी रणवीर के ऊपर ही थी। वह अपने छोटे भाई बहन को बहुत ही चाहता था। उसको दुनिया की सारी खुशियाँ देना उसका मकसद था। वह एक के बाद एक गलत काम करता गया और आखिर में एक दिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया था। रणवीर ने अपनी मीटिंग को ख़त्म करके बाहर निकल रहा था, तब निशा को देखा था। बड़ी ही मासूम और भोली निशा को पाना उसका जुनून बन गया था। दूसरी बार वह निशा को अकेला देखता है, तब उसके पास आता है और अपनी बात करता है। फ्लैशबैक। निशा शॉपिंग मॉल में अभी अंदर आई ही थी कि तभी उसकी बहन जानवी के साथ निशा ऊपर की तरफ शॉपिंग करने जा रही थी। तभी जानवी को किसी का कॉल आता है और वह कुछ दूर जाकर बात करने लगती है। निशा बस इधर उधर सब कुछ देख रही थी कि उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ फेल हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई लड़का था। जी कहिए, निशा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रणवीर है, मैं तुमको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, रणवीर ने खुश होते हुए कहा। मुझे? मगर क्यों? मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, निशा ने असमंजस में कहा। तभी जानवी भी आ गई और दोनों को बात करता देखकर बोली। निशा, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि ये भी यहाँ आने वाला है। जानवी ने निशा को घूर कर देखते हुए कहा। जानवी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। तो ये किस बारे में तुम बोल रही हो? निशा ने डर से कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं तुमको जानता हूँ, बस यही काफ़ी है तुम सभी के लिए। और निशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह तो मेरी जान है, मेरी होने वाली वाइफ है, बोलकर रणवीर ने निशा को एक आंख विंक करते हुए कहा। अचानक ही बड़े ही आलीशान कमरे का डोर खुला और एक खूबसूरत लड़की गुस्से से अपने हाथ में एक छड़ी लेकर सीधा ही रणवीर को मारने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रणवीर भैया, मैं आपको मार डालूंगी। आपने मेरे साथ भी अपनी बात को शेयर नहीं की और आपने दिल में ही दबा कर रखी। उस लड़की ने अपने भाई को छड़ी से मारते हुए कहा। रुक जा रागिनी, वो मेरा पास्ट थी। वह मेरे साथ 1 साल रही, मगर कभी मेरी नहीं हुई और फिर मौका देखकर भाग गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, मगर मुझे वह फिर कभी नहीं मिली। और अब उस बात को 3 साल बीत चुके हैं रागिनी, रणवीर ने एक ही घूंट में गिलास को ख़त्म करते हुए कहा। उसका नाम निशा था, रागिनी ने पूछा। हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो रागिनी? रणवीर ने दूसरा पैक उठाते हुए कहा। भाई, क्या ये लड़की वही निशा है?
रागिनी ने अपने फ़ोन में एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए पूछा। रागिनी के फ़ोन पर निशा की फ़ोटो देखकर रणवीर तो शॉक ही रह गया था। उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए वह बोला, हाँ हाँ रागिनी, ये वही है, मेरी निशा, मेरी जान है वो। मगर तुमको ये फ़ोटो कहाँ से मिली? रणवीर ने खुश होते हुए पूछा। वह कबीर कपूर की वाइफ है और उसके बेटे की मॉम है। भूल जाओ भाई उसको, बोलकर रागिनी ने अपना फ़ोन अपने हाथ में मजबूती से कसते हुए पकड़ा और बोली, नहीं नहीं रागिनी, मैं सिर्फ उसके लिए ही किए जा रहा हूँ। वह मेरी चाहत है, मेरा जुनून है, मेरा सुकून है। बोलते हुए रणवीर की आंखें गीली हो गई। भाई, वह इंडिया छोड़कर चली गई है। रागिनी ने बड़े ही सपाट लहजे में कहा। मैं उसे एक बार खो चुका हूँ, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा रागिनी, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। रणवीर ने अपने हाथ पकड़े खाली गिलास को सामने की दीवार पर मारते हुए कहा। दूसरी तरफ राहुल भी निशा के पीछे पीछे अमेरिका चला आया था और उसने निशा को ढूंढ लिया था। क्यों भाग रही हो निशा? निशा के कान पर राहुल की आवाज़ आई। तुमको तो कबीर ने कैद करके रखा था। निशा ने बिना किसी भाव के पूछा। निशा, मैं आज भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। राहुल ने निशा के हाथ को पकड़ते हुए कहा। छोड़ो मेरा हाथ राहुल। निशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अब नहीं निशा, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब मैं तुमको हासिल करके ही रहूँगा और तुमको मैं अपना बना कर रहूँगा। राहुल ने निशा को अपने करीब खींचते हुए कहा। छोड़ो मुझे राहुल, मुझे जाने दो। निशा ने कहा। नहीं निशा, मैंने बहुत सब्र किया है, अब नहीं, मैं तुमको आज तो पूरा का पूरा हासिल करके रहूँगा। बोलकर राहुल ने निशा के होठों के ऊपर अपने होठ को रखने की कोशिश की। निशा ने जोर से राहुल को चांटा मारा और फिर गुस्से से बोली, मैं सिर्फ कबीर की हूँ। निशा की आंखों में नमी आ गई थी। उतना ही प्यार करती होती तुम कबीर को तो छोड़कर ना आई होती, समझी? कबीर को छोड़कर यहाँ ना चली आई होती। झूठी हो तुम निशा, लड़कों को तो लड़कों के दिल के साथ बस खेलने का मौका चाहिए, तुम भी ऐसी ही हो निशा। राहुल ने तंज कसते हुए कहा। तभी राहुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और गुस्से से आग उगलती हुई आवाज़ उसके कानों पर आई। राहुल खन्ना, मैं कोई बिकाऊ या बाजारू लड़की नहीं हूँ, तुम्हारे उस कबीर कपूर की तरह मतलबी नहीं हूँ, समझे तुम? उसने मुझे धोखा दिया है। निशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। धोखा? किसने दिया निशा? कबीर ने। उस कबीर ने जिसने तुमको हर मुसीबत से बचाया, जिसने तुमको हर गम हर तकलीफ से दूर रखा, जिसने तुम्हारी सलामती की खातिर एक अनजान दुश्मन से पंगा ले लिया और खुद को तुम्हारी नज़रों में नीचा गिरा दिया। किसने धोखा दिया निशा? कबीर ने या तुमने? राहुल ने गुस्से से हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। कबीर ने दिया धोखा मुझे। मेरी पीठ के पीछे उसने अपने ही दोस्त के बहन के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाया और मुझे धोखा दिया। निशा ने 2 कदम दूर चलते हुए कहा। उसने रिश्ता जोड़ा रागिनी से, मगर तुमको बचाने के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने के लिए। कबीर ने अपने ही दोस्त की बहन के साथ ज़रूर रिश्ता जोड़ा है, मगर उसके भाई से बदला लेने के लिए। राहुल ने निशा को देखते हुए कहा। तुम कबीर को नहीं जानती हो राहुल, मैंने देखा है उसको। रागिनी की बाहों में बिना लगभग कपड़ों के इतना बोलते हुए निशा की आंखों आंसुओं से भर गई। वह ब्लैक कोबरा की बहन है निशा, और ब्लैक कोबरा और कोई नहीं, वह रणवीर है जिससे बचकर तुम भाग निकली थी। राहुल ने निशा को सच्चाई कहते हुए कहा। तो दोस्तों, आगे क्या ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।